नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, परमाणु एवं नाभिक। देखिए, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी हम इससे पिछली वीडियो में कर चुके हैं, और इसमें जो भी अब इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और जब न्यूमेरिकल देखने से पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, शॉर्ट में एक रिवीजन लेंगे और उसके बाद देखेंगे इसमें से आए हुए न्यूमेरिकल। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो 4 या 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे, आने ही वाला है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम परमाणु के प्रारंभिक मॉडल पढ़ेंगे। तो जे थॉमसन का मॉडल, ये सब चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, तो ये आप देख लेंगे। देखिए, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी है, ये भी आपको पढ़ना है भाई, अच्छे से पढ़ कर जाना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये शॉर्ट में दिया गया है, कोई लॉन्ग में नहीं है। इससे पहले मैं जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में मैंने काफ़ी विस्तार से आपको समझाया है, तो वो आपको पढ़ कर जाना है। इसमें केवल ये देख लेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसी मॉडल से उसने नाभिक की खोज की थी, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, ये बताया था। ठीक है, ये सौरमंडल जैसा है। नाभिक का साइज भी यहीं से पता चला था, 10⁻⁻15 मीटर होता है। परमाणु का साइज लगभग 10⁻⁻10 मीटर, और परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने, तो ये भी देख लेंगे। ठीक है, नाभिक की निकटतम दूरी, इसका फॉर्मूला बना था, r बराबर 1/4πε0 2z_d² अल्फा कण के लिए बना था ये। फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी थी। नंबर 1 था परमाणु का स्थायित्व, ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया था। ठीक है, इसने कहा था जो आवेशित कण होते हैं वो हमेशा ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे, तो ऊर्जा कम होने पर इलेक्ट्रॉन सर्पिल पथ नाभिक में गिर जाएगा धीरे धीरे। पे देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, तो इसने बताया था ये ऐसे गति करेगा, ये कंडीशन में ये होता सर्पिलाकार। ठीक है, और अंत में क्या होगा, वो नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये इसकी कमी थी। और दूसरा कमी था रेखीय स्पेक्ट्रम का, ये मॉडल केवल सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है, रेखीय स्पेक्ट्रम की नहीं, ये भी आपको याद रखना है। इस मॉडल की कमी को दूर करने के लिए बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, और ये मॉडल आज तक वैलिड है। इसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कुछ ही कक्षाओं में घूमते हैं, सभी कक्षाओं में नहीं घूमते हैं, इन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं। और उसने उसके लिए बताया था किस कक्षाओं में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, कि जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2 या उसका कोई पूर्ण गुणज होता है, या mvr बराबर NH/2 n यहाँ 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या इसके अलावा ये संबंध बताया था, ये हम पढ़ चुके हैं। कक्षा की त्रिज्या के बारे में पढ़ा था हमने। जो कक्षा की त्रिज्या होती है वो कक्षा की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, और इसने बताया था प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। देखिए, ये आप जल्दी जल्दी रिकैप में देख लेंगे और अच्छे से तैयार करके जाएंगे इस चैप्टर को। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, थ्योरी में भी और न्यूमेरिकल्स में भी, तो ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। देखिए, इसके बाद है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, और ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको रट लेना है। En बराबर होगा -13.6/n², लेकिन ये केवल हाइड्रोजन के लिए वैलिड है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। वैसे इसका फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है En बराबर -z² और इंटू RH/n²। RH की वैल्यू 13.6 ही आती है, EV में आएगी 13.6/n²। अब क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 1, तो इसलिए ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही है। En बराबर -13.6/n²। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है, ऋणात्मक चिन्ह से पता चलता है इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ बॉन्ड है ना। तो n बराबर 1 मूल अवस्था है, और इसके लिए न्यूनतम ऊर्जा क्या है, -13.6 EB। अगर परमाणु को आयनित करना है तो हमें इतनी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को आयनित करना सॉरी, तो इतनी ऊर्जा हमें देनी होगी प्लस में। ठीक है, ये इस तरह आरेख भी मैंने आपको बताए थे, समझाए थे पिछले वाले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। तो मूल अवस्था होती है कौन सी, n बराबर 1। फिर है उत्तेजित अवस्था, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लिखा हुआ है कि प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो कई बार न्यूमेरिकल में ये लिखा होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रथम उत्तेजित अवस्था में, तो हम क्या समझते हैं कि n बराबर 1 में है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब है n बराबर 2, और द्वितीय उत्तेजित अवस्था का मतलब है n बराबर 3। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद है आयनन ऊर्जा। तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो आयनन ऊर्जा होती है। ये लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फॉन्ट 5 श्रेणी मैंने आपको पढ़ाई थी, इनमें क्या 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 आपको याद रखना है। अब वैसे मैंने आपको विस्तार से इसे बताया है, लेकिन आप एक लाइन में ये समझ लीजिए
कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी, तीसरी, चौथी या एंड सोन किसी भी कक्षा से पहली कक्षा में आएगा तो प्राप्त श्रेणी जो होगी वो लाइमन होगी। ये कौन से क्षेत्र में आती है? पराबैंगनी क्षेत्र में आती है। ये भी आपको याद रखना है। पराबैंगनी किसका है? प्रकाश का। तो प्रकाश के कौन से क्षेत्र में है ये? पराबैंगनी क्षेत्र में। प्रकाश में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? पराबैंगनी होता है, दृश्य होता है और अवरक्त होता है। ठीक। अब इसी प्रकार जब भी कोई इलेक्ट्रॉन तीसरी, चौथी, पांचवी एंड सोन किसी भी कक्षा से दूसरी कक्षा में वापस लौटेगा तो वो बामर श्रेणी में जो लेखा प्राप्त होंगी वो बामर श्रेणी में होंगी। ये कौन से क्षेत्र में प्राप्त होती है? दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब कोई 4, 5 या 6 छठी कक्षा से तीसरी कक्षा में वापस आएगा इलेक्ट्रॉन तो वो पाश्चन श्रेणी में प्राप्त होगा। बस ध्यान रखना है। देखिए पहली में आता है तो लाइमन, कहीं से भी आए ऊपर से, है ना, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब बामर के लिए जो बेस हो गया वो दूसरा हो गया, तो अब उसके ऊपर वाली कोई सी से भी कक्षा से आए। पाश्चन के लिए तीसरी कक्षा बेस हो गई। अब ऊपर किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन वापस इसी कक्षा में आए तो पाश्चन श्रेणी होगी। अच्छा, इसमें याद रखने का तरीका कि लास्ट की जो तीनों श्रेणी है वो अवरक्त क्षेत्र में है। पहली पराबैंगनी में है, दूसरी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में है, बाकी तीनों किसमें है? अवरक्त में है। तो ये आपको याद रखना है। तो पाश्चन श्रेणी के लिए तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आएगा ऊपर कहीं से, और चौथी कक्षा में ब्रैकेट श्रेणी के लिए आएगा, और पाँचवीं कक्षा में फुंड श्रेणी के लिए आएगा। मतलब पाँचवीं कक्षा में जो आता है फुंड में आता है, तो वो कहीं से भी आए ऊपर से। याद क्या रखना है? पहली श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में है, दूसरी दृश्य में है, और तीनों बाकी अवरक्त क्षेत्र में। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, ये विस्तार से मैं बता चुका हूँ, लेकिन अगर एग्जाम में ये आती है श्रेणी, मतलब ये क्वेश्चन आता है, तो आपको लॉन्ग मेथड से ही करना है, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ बहुत विस्तार से। तो वही लिखना है आपको, ये नहीं लिखना कभी ये सारणी बना के आ जाओ। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा ये, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें ये भी याद रखना है कि बामर श्रेणी सबसे पहले खोजी गई थी क्योंकि दृश्य क्षेत्र में है। दृश्य क्षेत्र का होने का मतलब है जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है वो दृश्य प्रकाश होता है। जो 10th क्लास में आपने 10वीं की विज्ञान में पढ़ा होगा, 10 में कक्षा 10 में विज्ञान क्लास में, सॉरी विज्ञान की किताब में पढ़ा है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, तो वो दृश्य प्रकाश की ही बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद है रेडबर्ग का सूत्र। तो ये फॉर्मूला है 1/λ बराबर r और 1/n1²। ये भाई कक्षाओं की वैल्यू याद रखनी है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये। अच्छा, r की वैल्यू याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो r की वैल्यू है 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ज़रूर याद रखेंगे इसकी वैल्यू और इसका मात्रक। ठीक है, अब इसके बाद ये दे ब्रोगली का स्पष्टीकरण इसमें नहीं पढ़ना है, इसकी कोई आवश्यक, ये शायद इस साल है एग्जाम में आ सकता है, इसे भी देख लेंगे। बोर के दूसरे अभिक्रियत का कारण कोणीय संवेग, ये पढ़ लेंगे। ये वैसे मैंने उस वीडियो में नहीं कराया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक कण तरंग की तरह व्यवहार करता है, यानी कि वो कण भी है और तरंग भी है। स्थायी कक्षा के लिए अपरिगामी तरंग बनना आवश्यक है। परिधि तरंग दैर्घ्य का पूर्ण गुणज होना चाहिए 2πr बराबर n λ। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे h/m हो जाएगा। ये वैल्यू हम इस समीकरण में रख देंगे, ये वाली जो है। तो 2πr बराबर कितना हुआ? NH/mv। अब ये 2π इसके बटे में ले जाइए, mv को यहाँ ले आइए, तो mvr बराबर NH/2π। ठीक है, यानी ये है बोर के अभिग्रहित द्वारा दे ब्रोगली का स्पष्टीकरण। ये इसी साल जोड़ा गया है एग्जाम में, ये लास्ट ईयर बुक में नहीं था, तो इसे आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। ठीक है, तो ये हुई बात इस चैप्टर की थ्योरी की। तो जो भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में थ्योरी में वो मैं आपको बता चुका हूँ, और पहले भी ये सारी वीडियो में मैं करवा चुका हूँ, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं। तो अब देख लीजिए इस चैप्टर से आने वाले जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उन्हें आप देख लीजिए एक बार। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा है 10⁻12 जूल। सोने के नाभिक से प्रतिकर्षित होकर वह उसी मार्ग में वापस लौटता है, तो नाभिक की अधिकतम संभावित निकटतम दूरी ज्ञात कीजिए। पहला आप क्वेश्चन समझ लीजिए, ये है सोने की पतली पन्नी, इस पर अल्फा कण है और यहाँ मान लीजिए इस नाभिक है। तो अब क्योंकि अल्फा कण प्लस है, नाभिक प्लस है, ये हमें पता है, तो ये दोनों आपस में टकराएंगे तो है नहीं, तो अल्फा कण जो होगा वो वापस जाएगा, लेकिन एक किसी निश्चित दूरी तक आगे आएगा तो सही। तो वो दूरी पूछी गई है कि उस दूरी को बताइए, उस दूरी को हम r0 मानते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है r0 बराबर 1/4πε0 इंटू 2ze²/k। ये फॉर्मूला होता है। 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता है, 9×10⁻9 होगी। अब बाकी सब की वैल्यू भी पता है। जेड की वैल्यू उसने दे रखी है, देख लीजिए। के की वैल्यू है 10⁻12 जूल, जेड है 79, ई की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19। अब निकटतम दूरी पूछिए तो फॉर्मूला भी पता है, तो r0 बराबर 1/4πε0 2ze²/k हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करिए। हाँ, 1/4πε0 की वैल्यू 9×10⁻9 है, जेड की वैल्यू 79 है और ई की वैल्यू पता है, ये वैल्यू है
इसी प्रकार इन दोनों की वैल्यू 2 गुणा 1.6 और ये भी 10⁻⁻19 ही है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इन्हें कैलकुलेट करिए, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3.64 गुणा 10⁻⁻14 मीटर। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सबसे पहले घातों को इधर उधर करना है, उसके बाद कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ। तो ये हुआ फर्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए सेकंड भी यही न्यूमेरिकल है कि अल्फा कण की ऊर्जा इतनी जूल है, यहाँ चांदी जेड की वैल्यू इतनी दे रखी है, नाभिक के कितने समीप पहुँच सकता है। सेम फॉर्मूला है। देखिए जब भी गतिज ऊर्जा मिले, देखिए गतिज ऊर्जा इतनी दे रखी है, या ऊर्जा मान लीजिए इतनी ऊर्जा दे रखी है और 47 दिया है चांदी का परमाणु क्रमांक। अब नाभिक के कितने समीप पहुँच सकता है, फिर R0 की वैल्यू निकालनी है। अब के की वैल्यू ये रही, जेड ये रहा, बाकी जितनी भी वैल्यू हैं भाई 9 गुणा 10⁻9 हो गया, इंटू 2 हो गया, जेड की वैल्यू फिर 47 हो गई, इंटू ई स्क्वायर कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का वर्ग अपॉन में के लगा दीजिए। तो हो गया सवाल सेम पहले जैसा फॉर्मूला। तो R0 की वैल्यू ये होगी, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। R0 की वैल्यू आ जाएगी 1.8 इंटू 10⁻⁻13 मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4 MeV ऊर्जा वाला एक अल्फा कण है, सोने के नाभिक के कितने समीप पहुंच सकता है। फिर यहाँ पर के की वैल्यू दे रखी है 4 MeV। इसमें बस थोड़ा सा ये चेंजमेंट करना है कि MeV को जूल में बदल लेना है। तो MeV को जब जूल में बदलेंगे तो क्या होगा, कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करिए 1.6 गुणा 10⁻⁻ के कितना 13 होगी ना। MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मल्टीप्लाई 6.4 और 10⁻⁻13 जूल। तो बस ये के की वैल्यू चेंज हुई है, बाकी सेम टू सेम फार्मूला लगाना है। R बराबर 1/4πε0 इंटू 2Z² अपॉन के, वही वैल्यू पुट करिए और R की वैल्यू आप निकाल लेंगे बहुत आसानी से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 100 EV ऊर्जा का एक अल्फा कण है, फिर नाभिक से कितने निकट पहुंच सकता है। तो वही सेम सवाल एक बार फिर, 100 EV है, बस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे 1.6 10⁻⁻19 से, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.6 10⁻⁻17 हो जाएगा 17 जूल, ठीक है। तो ये होगी के की वैल्यू। जब के की वैल्यू मिल गई, जेड मिल गई, बाकी सब चीज़ सेम हो गया। वही फॉर्मूला लगाएंगे, R बराबर 1/4πε0 2Z² अपॉन के, तो वैल्यू आ जाएगी 2.02 गुणा 10⁻⁻9 मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 90 डिग्री पर प्रति मिनट 56 अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं तो 60 डिग्री पर कितने होंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या जो होती है n अनुक्रमानुपाती sin की पावर 4 θ/2, ये होता है फॉर्मूला, है ना। तो भाई मान लीजिए फर्स्ट कोण तो ये हो गया θ1, n1 हो गया ये, है ना, θ2 हो गया ये, तो n2 पूछा है। तो sin की पावर 4 θ/2 होता है ये। तो जब अनुक्रमानुपाती है तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं n1/n2 और बराबर होगा किसके, sin की पावर 4 θ2 आ जाएगा, θ2/2, और ऐसे ही sin की पावर 4 और θ1/2, इतना वैल्यू रख दीजिए। तो θ2 कितना है 60, तो इसका आधा कितना हुआ 30। चलिए कैलकुलेशन ही देख लीजिए। तो ये साइन की पावर 4 होगी 30 बटे साइन की पावर 4 45। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, उसकी पावर 4 कर दीजिए, तो 1/16 हो गया, और 1/√2 की पावर जब 4 करेंगे तो 1/4 हो गया। तो कैलकुलेट करके कितना आएगा 1/4। तो अब क्या करना है हमें, अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। देखिए यहाँ से कितना हुआ, N90 की वैल्यू दे रखी है उसने 56, N60 की वैल्यू N2 पूछी है हमसे कितनी है, 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो N2 बराबर हुआ 56 चौके 224 पर मिनट। तो ये क्वेश्चन देखिए कई बार न्यूमेरिकल जो है पूछा गया है एग्जाम में, तो ये सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ये न्यूमेरिकल आपको करके जाने हैं। नाभिक की निकटतम दूरी का भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, और ये प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या वाला भी न्यूमेरिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल अवॉइड करके नहीं जाने हैं, एक एक दो दो नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं, ज़रूर आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा ना सोचें ये न्यूमेरिकल नहीं आने वाले हैं, तो अच्छे से तैयार करके जाएंगे न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 60 डिग्री पर 100 कण, अल्फा कण की बात कर रहे हैं, ये कण प्रति मिनट निकलते हैं तो 90 डिग्री पर कितने मिलेंगे। तो देखिए पहले मैंने ये शॉर्ट में कर दिया है, लेकिन आपको करके जाना है कि हम जानते हैं। पहले आप यही लिखेंगे कि हम जानते हैं, फिर फॉर्मूला लिखेंगे जो n होता है अनुक्रमानुपाती होता है साइन की पावर 4 और θ/2 के, ये तो आपको लिखना है इतना। फिर उसके बाद दो इक्वेशन बन गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कि अतः करके लिखेंगे n1/n2 बराबर साइन की पावर 4 θ2 कितना है 90 डिग्री, तो ऊपर हो गया 45 बटे साइन की पावर 4 और ये हो गया नीचे 30 डिग्री। अब ये वैल्यू पुट करेंगे। अब इसके बाद है ये अगली लाइन, ये वाली जो अब इसमें लिखी हुई है। इतना लिखने के बाद आप ये लिखेंगे 100/n90 हो गया, 1/√2 की पावर 4 हो गई, तो 1/2 की पावर 4 हो गई। तो ये कैलकुलेट करने के बाद कितना हो गया 4, और इसे हम कैलकुलेट कर देंगे तो हो जाएगा 25 प्रति मिनट, ठीक है।
तो ये आया यहाँ से सॉल्व होकर। अच्छा न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, सोना है z बराबर 79 है और 60 डिग्री पर 200 कण प्रति मिनट निकलते हैं। अगर इसके स्थान पर चांदी प्रयुक्त करें तो कितने अल्फा कण निकलेंगे। तो इसमें भी अल्फा कणों की ऐसे लिखेंगे, प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या, प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या। तो अल्फा कणों की संख्या जो होती है n अनुक्रमानुपाती होती है जेड स्क्वायर के। जेड ई स्क्वायर होता है वैसे, लेकिन ई से ही कट जाएगा तो उसका कोई मतलब रहेगा नहीं। तो जब n अनुक्रमानुपाती जेड स्क्वायर हो गया तो n1 बटे n2 बराबर z1 स्क्वायर अपॉन z2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए जो वैल्यू उसने दे रखी हैं। तो 200 दे रखी है ना, किसके लिए दी है, सोने के लिए दी है। अब कैलकुलेट कर देंगे इसके बाद कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी, इसे n2 मान लीजिए। तो कितना हुआ, 200 गुणा 47 बटे 79 इंटू 79। अब ये कैलकुलेशन हो जाएगी थोड़ी सी लंबी, तो आपको क्या करना है, अगर आप 79 की जगह 80 ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर आप 45 ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत इधर उधर आंसर होगा, लगभग लग जा देंगे यहाँ पर, है ना। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेशन लेंथी होने से बेहतर है आप इसे 80 कर दीजिए और इसे 45 कर दीजिए। अब आप इसे आराम से कैलकुलेट कर दीजिए, फिर आंसर जब लिखो तो वहाँ ऐसे लगा देंगे लगभग, तो आंसर आपका सही माना जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये सवाल भी सेम है बिल्कुल। अगर तांबे पर 100 अल्फा कण प्रति मिनट निकल रहे हैं तो एल्यूमिनियम प्रयुक्त करने पर कितने निकलेंगे। सेम सवाल करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हो जाएगा ये कैलकुलेशन, इसे आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो 20 प्रति मिनट लिखा है इसे आप कैलकुलेट करके देखें क्या आता है 20 प्रति मिनट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या दे रखी है 0.53 एंगस्ट्रॉम, दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है आर, मान लीजिए आर एन है तो ये मल्टीप्लाई करिए एन स्क्वायर इंटू R1, ये फॉर्मूला होता है इसका। मतलब जिस भी कक्षा की त्रिज्या निकालनी है तो उस कक्षा की त्रिज्या का वर्ग कर दीजिए, कक्षा का वर्ग कर दीजिए, कक्षा की संख्या का, और उसमें R1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसमें दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा की त्रिज्या पूछी है तो इसमें क्या करेंगे, R2 बराबर 2 का वर्ग इंटू R1 कर दीजिए, R3 बराबर 3 का वर्ग इंटू R1 कर दीजिए, और R4 बराबर 4 का वर्ग इंटू R1 कर दीजिए। कैलकुलेशन करने पर ये तीनों वैल्यू आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये तीनों आपको अच्छे से तैयार करेंगे। अगर मान ली किसी भी कक्षा की त्रिज्या पूछी जाए तो फॉर्मूला याद रखना है। तो ये करना है आपको, मान लीजिए आर एन बराबर एन स्क्वायर इंटू R1, ये आप लिख लेंगे, ये फॉर्मूला होगा। पाँचवीं कक्षा की त्रिज्या पूछेंगे तो 25 इंटू 5 का वर्ग हो गया ना, 0.53। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है। अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे तैयार करके जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए प्रश्न नंबर 10 है कि हाइड्रोजन की मूल ऊर्जा है -13.6 EB, n बराबर 2 और n बराबर 3 के लिए ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला होगा, देख लीजिए, ये फॉर्मूला है En बराबर -13.6 और बटे एन स्क्वायर। अब इसने n बराबर 2 के लिए पूछा है तो यहाँ क्या करना है, 13/6 और 2 का वर्ग कितना होगा 4। जब 2 का भाग देंगे इसमें 4, इसका 4 का, तो कितना आएगा -3.4 EB। ऐसे ही जब इसमें 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9, तो -13.6 बटे 9, और जब 9 का भाग देंगे तो -1.51 EB, इतना आएगा निकल के। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, अगर फॉर्मूला आप याद नहीं कर पाएंगे तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो फॉर्मूले पर आप विशेष फोकस करें कि हाइड्रोजन की कक्षा की ऊर्जा जो होती है उसका फॉर्मूला है En बराबर -13.6 बटे एन स्क्वायर। ये हाइड्रोजन के लिए वैलिड है क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए फिर वही कंडीशन दे रखी है कि हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या इतनी है तो तृतीय कक्षा की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, -13.6 बटे एन स्क्वायर, एन की वैल्यू है 3 तो 3 का वर्ग कर देंगे तो -1.51 EB आ जाएगा। आसान न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम कक्षा की ऊर्जा -27.2 EB है तो तृतीय कक्षा की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें थोड़ा चेंजमेंट है, यहाँ E1 की ही वैल्यू दे रखी है -27.2, तो इसका मतलब हाइड्रोजन की वैल्यू नहीं है। हाइड्रोजन के लिए -13.6 ही हो सकता है, इसका मतलब किसी और के जिसका परमाणु क्रमांक 2 है, यानी ये हीलियम की है। तो इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा ज्ञात करनी है तो 3 का वर्ग करके भाग दे दीजिए, तो 3.02 EB आ जाएगा आपका। तो अच्छा न्यूमेरिकल है, बस समझना ये है कि अगर हाइड्रोजन नहीं है तो जो भी परमाणु क्रमांक हमें दिया है उसका यूज करेंगे, है ना। तो अगर हीलियम कह देता तो हीलियम में भाई जेड की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो 2 का वर्ग कर दीजिए, तो वही मतलब आपको ध्यान रखना है।
तो ये हीलियम का भी नहीं है क्योंकि जेड स्क्वायर होता ना वो तो ये जो भी है ठीक है, उसने दे दिया प्रथम कक्षा की ऊर्जा है तो माइनस के 27.2 EB, तो तृतीय कक्षा की ऊर्जा में 3 का वर्ग करके भाग लगा दीजिए बस, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि He+ की प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब होता है वहाँ n बराबर है 2, है ना, ये तो बताया था। प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब है 2। अब He+ यानी हीलियम की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस के जेड स्क्वायर, RH जो होते हैं उनकी वैल्यू 13.6 ही आती है निकाल के, बटे n²। अब जेड की वैल्यू है 2 तो 2 का वर्ग हो गया 4, तो 13.6 बटे n²। एन की वैल्यू कितनी है 4 दे रखी है भाई, 2 है ना, प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब n बराबर 2, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो कितना है माइनस के 13.6 EB। ये अच्छा न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं और न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा क्वेश्चन है कि यदि हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा 13.6 EB है तो हीलियम की कितनी होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला वही होता है जेड स्क्वायर, है ना। तो आयनन का मतलब है कि जितनी ऊर्जा उस पर माइनस की होती है उतनी ऊर्जा उसे प्लस दे दो, तो प्रथम कक्षा की जो ऊर्जा रहेगी उसी को आप अपोजिट चिन्ह दे दीजिए यानी प्लस दे दीजिए, तो वो ऊर्जा उसकी आयनन ऊर्जा हो जाएगी। तो प्रथम कक्षा की जो ऊर्जा होगी हीलियम के लिए वो कितनी हो जाएगी, तो देख लीजिए भाई, जेड स्क्वायर होना चाहिए ना, तो जेड की वैल्यू है 2 हीलियम की, भाई हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता ना, तो 2 का वर्ग इंटू 13.6, तो इतनी ऊर्जा देनी होगी हमें प्लस में, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है माइनस के जेड स्क्वायर इंटू RH, ये होती है मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। अगर NV कक्षा हो तो एन का भाग मतलब भाग लगा दीजिए, एन के वर्ग का भाग लगा दीजिए। अगर NB कक्षा की ऊर्जा पूछी जाए, अगर मूल ऊर्जा स्तर पूछा जाए तो n हटा दीजिए, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, उसकी मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होती है E बराबर माइनस के जेड स्क्वायर इंटू RH। तो हीलियम की बात करिए, तो हीलियम की बात करिए तो 2 का वर्ग कर दीजिए, और भी आयनन ऊर्जा चाहिए तो इसे प्लस रखिए, RH की वैल्यू 13.6, तो 54.4 EB हो जाएगी। तो यही होगा इसका आंसर। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि सोडियम का प्रथम उत्तेजन विभव है 2.1 वोल्ट, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं लैम्डा बराबर Hc/E। तो E की वैल्यू जो निकालेंगे उत्तेजन विभव से निकाल लीजिए, तो जूल में चेंज कर लीजिए, तो 2.1 इंटू 1.6 10⁻⁻19, ठीक है, इसे लगा दीजिए। H की वैल्यू हम सभी को पता है, H की वैल्यू क्या है, प्लैंक नियतांक है 6.6 10⁻⁻34। C की वैल्यू भी हमें पता है 3 × 10⁸ होती है, तो C बराबर 3 × 10⁸ होगी। अब करना क्या है, अब H, C और E तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए और तरंग दैर्घ्य निकाल लीजिए। या लैम्डा का एक फॉर्मूला होता है, लैम्डा बराबर मैंने पढ़ाया था आपको 1 2 3 7 5 बटे डेल्टा E, तो इसका डायरेक्ट भाग लगा दीजिए। या तो वो वैल्यू पुट करिए, H की वैल्यू पुट करिए, C की वैल्यू पुट करिए, E की वैल्यू पुट करिए जो जूल में निकाली है, या लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दीजिए 1 2 3 7 5 बटे डेल्टा E, तो ये 2.1 का ही भाग निकाल लगा देंगे भाई, कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर 1 2 3 7 5 बटे 2.1, जब इसका भाग लगाएंगे तो वैल्यू यही आएगी निकल के 5893 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दो तरीके से ध्यान रखें, उत्तेजन विभव दिया है तो वहाँ से या तो ऊर्जा निकाल लीजिए, उत्तेजन विभव में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 की गुणा करके। अगर वो नहीं करना है तो आप 1 2 3 7 5 बटे डेल्टा E कर दीजिए सीधे सीधे, यानी जो उत्तेजन विभव दिया उसी का भाग लगा दीजिए 1 2 3 7 5 में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में 3 से 1 में संक्रमण, संक्रमण का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन परमाणु में तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में आ रहा है, तो जो उत्सर्जित फोटोन हुआ है उसकी ऊर्जा ज्ञात करनी है। यह फोटोन हाइड्रोजन की किस स्पेक्ट्रमी श्रेणी का सदस्य है। तो श्रेणी तो हम 1 सेकंड में बता सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है पहली कक्षा में आ रहा ना, वो कहीं से भी आए, तो पहली कक्षा में आने का मतलब है कि वो लाइमन श्रेणी का सदस्य है ना। अभी आपको मैंने सारणी वो जो चार्ट था वो दिखाया था, पूरा सारणी जो दिखाई थी उसमें कन्फर्म है कि अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आएगा तो वो लाइमन श्रेणी का सदस्य होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा निकालनी है हमें, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु की NV कक्षा की ऊर्जा होता है, ये फॉर्मूला En बराबर माइनस के 13.6 बटे n² EV में। अब n बराबर 3 के लिए ले लीजिए, तो n बराबर 3 के लिए क्या कंडीशन बनेगी, E3 बराबर माइनस के 13.6 बटे 9, तो माइनस के 1.5 EV हो गया, ये 1.51 EV वैल्यू पुट करेंगे तो n बराबर 1 के लिए ये माइनस के 13.6 EV आने वाला है। तो अब उत्सर्जित ऊर्जा डेल्टा E निकालिए, तो जिस कक्षा से आया है उस जिसमें आया है
उसकी ऊर्जा माइनस कर दीजिए, तो E3 माइनस E1, तो माइनस के 1.5 माइनस के 13.6, तो यह है 12.1 EV। तो आंसर कितना आया इसका 12.1 EV आ गया। और श्रेणी में बता चुका हूँ, लाइमन श्रेणी होगी। भाई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आएगा, चाहे वो किसी भी कक्षा से आए, तीसरी, दूसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, अगर पहली कक्षा में आता है, संक्रमण अगर ये भी होता है 8 से 1 में, तो आप ये मान के चलिए वो लाइमन श्रेणी का ही सदस्य होगा। ठीक है, तो अच्छा न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बहुत अच्छा लास्ट ईयर आया हुआ न्यूमेरिकल है ये 2025 में। तो यदि सी से ए संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉम, सी से बी संक्रमण में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य प्राप्त हो, तो बी से ए संक्रमण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है ना। यानी मान लीजिए 3 कक्षाएं हैं हमारे पास, अगर तीसरे से पहले में आ रही है तो तरंग दैर्घ्य है इतनी, तीसरे से दूसरे में आ रही है तो है तरंग दैर्घ्य इतनी। तो अब इसने कहा जब दूसरे से पहले में आए तो तरंग दैर्घ्य बताओ। तो इस कंडीशन के लिए हमें क्या करना है, हमें समीकरण बना लेनी है। जब तीसरे से वो पहले में आ रही है और जब तीसरे से दूसरे में आ रही है उसकी रखिए ना वैल्यू, तो हमारे पास ये हो गया सी से ए में आ रही है तो ई सी माइनस ई ए बराबर एस सी अपॉन 1000। तो इसे समीकरण आप 1 मान लीजिए। दूसरे के लिए ये होगी 2, ये तो होगी 1 और ये होगी 2, 2 इक्वेशन हो गई। अब 2 में से 1 घटा दीजिए, भाई बी से ए में आ रहा ना, तो इससे इस वाली से 1 से 2 घटाइए। ठीक है, तो इससे घटा दीजिए, बस कैलकुलेट कर दीजिए, तो ई बी माइनस ये बचेगा है, घटाएंगे तो ई बी प्लस हो जाएगा ना, और बराबर एच सी। अब ये कॉमन कर दिया और यहाँ से अब एलसीएम ले दीजिए। एलसीएम लेने पर यह आया 1250, तो 1250 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य होगी। ये ध्यान रखना, बहुत आसान है तरीका क्या करना है, 2 इक्वेशन बना लीजिए। पहले जिसमें से पूछा, अगर मान लीजिए हमें बी से ए में लाना है तो इस वाली इक्वेशन को घटाइए, अगर ए से बी में लाना होता तो हम क्या करते, इसमें से घटाते, उल्टा कर देते। अब तो घटाया है 1 में से 2, 1 माइनस 2 किया है। अच्छा, ए माइनस बी लाना होता तो 2 माइनस 1 करते। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है, लास्ट ईयर आया था ये एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि हाइड्रोजन परमाणु में 3 से 2 में जब संक्रमण होता है तो ऊर्जा बतानी है। तो तीसरे कक्षा की जो ऊर्जा है, देखिए ऊर्जा आप निकालेंगे, मैंने शॉर्ट में कर दिया है। तो ई एन बराबर है माइनस के 13.6 बटे एन स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करिए एन की, एन बराबर 3 हो गया। तो तीसरी कक्षा की ऊर्जा यही आएगी। फिर दूसरी कक्षा की ऊर्जा भी फिक्स है, वो 3.4 ई बी ही आएगी, ये भी ध्यान रखना है। अब घटाना है, तो घटाएंगे कैसे, घटाना है E3 माइनस E2 करना है। तो जो बड़ी कक्षा है उसे पहले लीजिए और जो जिसमें आ रहा है इलेक्ट्रॉन उसे बाद में लीजिए। तो 3 माइनस 2 होगा, तो अब इसे घटा दीजिए। तो डेल्टा ई कितना आया, 1.89 EB। जब डेल्टा ई मिल गया तो लेमडा निकालनी बहुत आसान, 1 2 3 7 5 बटे डेल्टा ई कर दीजिए, तरंग दैर्घ्य निकल जाएगी। तो 1.89 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आया, देखिए फॉर्मूला लगाया तो 6548 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो ये न्यूमेरिकल आपको ध्यान रखना है, अच्छा न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि यदि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है माइनस के 3.4 EB तो कोणीय संवेग ज्ञात करना है। तो 3.4 EB होने से मतलब देखो कोणीय संवेग का फॉर्मूला है, कोणीय संवेग क्या होता है, NH/2π, यही होता ना। तो हमें केवल n चाहिए, तो n मिल जाएगी तो हम कोणीय संवेग निकाल लेंगे। h हमें वैल्यू पता है और पाई की वैल्यू पता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा दीजिए। तो वही फॉर्मूला होता है ई एन बराबर माइनस के 13.6 बटे एन स्क्वायर, एन स्क्वायर को यहाँ ले जाइए। तो ये हो गया एन स्क्वायर बराबर माइनस के 13.6 और बटे माइनस के 3.4। इससे जब डिवाइड करेंगे तो एन स्क्वायर बराबर 4, तो एन बराबर हो गया 2। जब एन की वैल्यू 2 मिल गई तो कोणीय संवेग निकल गया। कोणीय संवेग होता है NH/2π, 2 से 2 काट दीजिए तो h/π बचा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, h की वैल्यू हम सभी को पता है 6.6 10⁻⁻34, और बटे पाई की वैल्यू पता है 3.14। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे तो 2.1 टाइम कटेगा, -34 जूल सेकंड। मात्रक भी आपको याद रखना है। अच्छा न्यूमेरिकल है, मतलब अगर कोणीय संवेग पूछता है तो फॉर्मूला यही ध्यान आना चाहिए कि NH/2π होता है कोणीय संवेग। एन की वैल्यू मिल जाएगी तो कोणीय संवेग हमसे निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 4 से 2 में संक्रमण होता है हाइड्रोजन परमाणु में तो हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है और आवृत्ति भी ज्ञात करनी है। तो अब आपको ये देखिए न्यूमेरिकल तो लॉन्ग टाइप से ही करना है। पहले आप लिखेंगे, हम जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु में nवें स्तर की ऊर्जा जो होती है En बराबर माइनस के 13.6 बटे एन स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, तो फिर चौथी कक्षा की ऊर्जा निकालिए, E4 बराबर आ जाएगी, वही निकल गया माइनस के 13.6 बटे 4 का वर्ग। तो ये कितना हुआ 0.85 EB। ऐसे ही E2 बराबर माइनस के 3.4 EB। तो डेल्टा ई निकालेंगे तो E4 माइनस E2 करेंगे, तो डेल्टा ई बराबर हो गया E4 माइनस के E2। तो
तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 2.55 ईवी हो जाएगा। अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो ऊर्जा मिल गई, ईवी को जूल में कन्वर्ट कर लीजिए तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा, एच न्यू होता है ना भाई, ऊर्जा ई बराबर एच न्यू, तो न्यू बराबर ई अपॉन एच। ई की वैल्यू ये रही, एच की वैल्यू हम सभी को पता है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34। वैल्यू पुट करेंगे, न्यू निकाल लेंगे, जब न्यू निकल जाएगा तो तरंग दैर्घ्य भी निकल जाएगी। न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है, तो लैम्डा बराबर सी अपॉन न्यू कर देंगे। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल है, कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है E1 बराबर, इसने कहा यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की ऊर्जा इतनी है तो n बराबर 3 से 2 में संक्रमण के लिए उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हाइड्रोजन के लिए हमें पता है ये फॉर्मूला होता है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो तीसरी कक्षा की ऊर्जा आ जाएगी माइनस के 2.44 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। चौथे ऊर्जा स्तर की ये वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट वही करेंगे। देखिए मूल ऊर्जा स्तर इतना ही होता है 22 गुणा 10 की घात माइनस 19, जब 13.6 में 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 की गुणा करेंगे तो सेम वैल्यू आने वाली है। वो ईवी में होता है, ये जूल में होता है। तो E2 मिल गया, उत्सर्जित ऊर्जा डेल्टा ई बराबर E3 माइनस E2 हो जाएगी। जब जैसे ही ये ऊर्जा हमें मिलने वाली है तो हमें फॉर्मूला पता होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है न्यू बराबर डेल्टा ई अपॉन एच। अब डेल्टा ई की वैल्यू हमें पता है, एच की वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए और आवृत्ति हम निकाल लेंगे 4.6 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा है 13.6 ईवी। यदि इलेक्ट्रॉन को n बराबर 2 अवस्था से आयनित किया जाए तो आवश्यक ऊर्जा और संबंधित तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो दूसरी से करना है तो E2 बराबर माइनस के 3.4 ईवी है। आयनन के लिए आवश्यक ऊर्जा तो डेल्टा ई बराबर जो आयनन है उसकी ऊर्जा 0 हो जानी चाहिए, तो ये हो जाएगी भाई प्लस की 3.4 ईवी। तो लैम्डा कितनी होगी भाई 1 2 3 7 5 बटे डेल्टा ई लगाएंगे ना तो 3647, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1,24,100 कर दिया इसने, 12,375 होता है वैसे, चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेमडा की वैल्यू होगी 3647 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल थे जितने भी इम्पोर्टेंट थे जो भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अच्छे न्यूमेरिकल हैं और सभी न्यूमेरिकल मैंने वही लिए हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता भी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।